हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए स्टार्ट करेंगे 13 अक्टूबर का फर्स्ट एडिटोरियल। उससे पहले बताना चाहूँगा कि आप अगर पेड कोर्सेज एक्सेस करना चाहते हैं तो आपको ये एप्लीकेशन आशीष क्लासेज ये डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से। लिंक इसका मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको लाइफ एक्सप्रेस न्यूज़पेपर, ये मैंने काफ़ी बार बताया है, अगर आप नए हैं तो बता देता हूँ। लाइफ एक्सप्रेस एक टैबलॉइड, एक न्यूज़पेपर जिसमें आपको एक ऐसा कंटेंट मिलता है जो अंग्रेजी के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस भी यहाँ पे हैं, इंग्लिश के क्वेश्चंस के एक्सरसाइज भी यहाँ पे है। तो एक बेहतरीन न्यूज़पेपर डिज़ाइन किया गया है आपके लिए। तो इस न्यूज़पेपर का अगर आपको ये ई न्यूज़पेपर चाहिए, PDF डाउनलोड करना चाहते हैं, तो टेलीग्राम चैनल है हमारा, उसका नाम भी आशीष क्लासेज है, यहाँ से आपको मिल जाएगा। ये हर संडे मिलता है, ठीक है। और बाकी सब चीज़ें जो पेड कोर्सेज होंगे वो इस एप्लीकेशन पर आपको मिलेंगे ही। दोनों का लिंक ही आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आज का जो एडिटोरियल है उसमें बहुत ज़्यादा वर्ड्स नहीं मिलेंगे आपको, इसलिए मैंने वोकैब वाला जो सेक्शन है वो मैंने स्किप किया है। वोकैब हम सीधा सीधा ऐसे में डिस्कस कर लेंगे। हमारे जो तरीका रहता है एडिटोरियल पढ़ने का वो बहुत ही सामान्य सा तरीका। मैं आपको ट्रांसलेट करके बताऊंगा इंग्लिश टू हिंदी, तो ट्रांसलेशन ऑब्वियसली आप सीख जाएंगे इंग्लिश टू हिंदी। हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन अगर आप सीखना चाहते हैं दैन यू कैन गो फॉर आवर कोर्स। हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन बैच चल रहा है एप्लीकेशन पर, वहाँ पर जा सकते हैं। और जो भी वर्ड्स होंगे वो उसका यूसेज हम सीखेंगे, कैसे उस वर्ड को यूज किया गया सेंटेंस में, ठीक है। तो वोकैब भी रटने की आपको आवश्यकता नहीं है। साथ ही आप यहाँ पे सीखते हैं कॉम्प्रीहेंशन, मीन्स कैसे आप टेक्स्ट को, जो इंग्लिश टेक्स्ट है, चूंकि हम लोग हिंदी माध्यम के विद्यार्थी, खास करके सेशन डेडिकेटेड है उन स्टूडेंट्स को जो हिंदी मीडियम से हैं, तो हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को प्रॉब्लम रहती है कि हम लोग इन चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं कि इसका मीनिंग क्या है क्या। तो वो चीज़ें आप जैसे मेरे साथ रेगुलर सेशन में देखते रहेंगे और लंबे टाइम तक देखेंगे तो निश्चित रूप से आप ये चीज़ें समझना शुरू कर देंगे। भी ट्रांसलेशन वो इनिशियल स्टेज पर है, लेकिन धीरे धीरे आपको ट्रांसलेट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। यू विल कॉम्प्रीहेंड वाइल रीडिंग, ठीक है। तो ये चीज़ें आप यहाँ पे डेवलप करते हैं। जो भी करंट हैपनिंग्स होती हैं वो सब चीज़ें सीख जाते हैं, क्योंकि हर एक दिन का न्यूज़पेपर आर्टिकल हम डिस्कस करते हैं। आज से एक और नया बैच हमारी एप्लीकेशन पर स्टार्ट होगा, B100। और उस B100 बैच में आप देखिएगा कि आपको एक तो एडिटोरियल यही मिलता है जो शाम को 5 बजे आप देख रहे हैं, ठीक है। तो ये एडिटोरियल वहाँ पे मिल चुका है लगभग 9 बजे के करीब, सुबह 9 बजे मिल चुका है। खास बात ये थी उसका PDF भी वहाँ पे आपको मिलेगा, ताकि PDF से होगा क्या कि आप वर्ड्स को रिवाइज कर पाएंगे, भविष्य में भी अगर आपको देखना हो उन वर्ड्स को देख पाएंगे, आप न्यूज़पेपर खुद से पढ़ पाएँ, उसके बाद में ये सब देखें तो बहुत सारी नई चीज़ें वहाँ पर मिलेंगी आपको। दूसरा एडिटोरियल होता है वो लेट नाइट आपको मिल जाता है, उसका भी PDF मिलता है, लेकिन वो एडिटोरियल इस डिजिटल बोर्ड पर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप दोनों ही एडिटोरियल्स एक्सेस करना चाहते हैं तो B100 बैच हमारे एप्लीकेशन पर चलता है, उसको एक्सेस कर सकते हैं। एडिटोरियल है जैबिंग चिल्ड्रन। तो पहला ही वर्ड आप सीखें, जैब जो है इसका मतलब है वैक्सीनेट। वैक्सीनेट, टीकाकरण करने को जैब बोलते हैं। तो ये जैबिंग चिल्ड्रन का मतलब बच्चों का टीकाकरण। भी कोरोना के बाद टीकाकरण शुरू हुआ और एडल्ट का टीकाकरण चल रहा है फिलहाल। उसके पहले एक वरिष्ठ जो नागरिक थे उनका टीकाकरण हुआ। अभी हम बात कर रहे हैं बच्चों के टीकाकरण के लिए क्या स्टेप्स यहाँ पे सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने उठाए हैं, उसकी बात हम यहाँ पे करेंगे। तो एज ए माइलस्टोन, माइलस्टोन का मतलब अचीवमेंट होता है, तो एक अचीवमेंट के रूप में माइलस्टोन यहाँ पे नाउन है क्योंकि डिटर्मिनर के बाद में है, तो डिटर्मिनर के बाद जो शब्द होता है वो नाउन कहलाता है। तो एक उपलब्धि के रूप में द सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमिटीज रिकमेंडेशन। एक बात हमेशा याद रखें, तो यहाँ पे जहाँ पे भी आप ये अपोस्ट्रोफे देखते हो ना, वो शब्द जिसके साथ अपोस्ट्रोफे लगा हुआ है वो भी नाउन होता है, और वो शब्द जो अपोस्ट्रोफे के बाद में जुड़ा हुआ है वो भी नाउन होता है। तो कह रहा है सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमिटी की जो सिफारिश है, और ये सिफारिश करी किसको है, इसने ड्रग्स कंट्रोलर कोड सिफारिश की है। ड्रग्स कंट्रोलर का मतलब क्या हो गया, भी कोई भी दवा है, कोई भी वैक्सीनेशन है, उसको कंट्रोल करने की एक एजेंसी है, ठीक है। वो इन चीज़ों को संचालित करती है, उन चीज़ों को नियमित करती है, उसे ड्रग्स कंट्रोलर कहा जाता है। तो एक उपलब्धि के रूप में सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी के जो सिफारिश है ड्रग्स कंट्रोलर को, और सिफारिश क्या की है कि भाई आप ग्रांट करें, ग्रांट का मतलब यहाँ पे स्वीकार करें, अलाउ करें, क्या चीज़, इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन, आपातकालीन प्रयोग, ठीक है। EUA इसको शॉर्ट में बोलेंगे, और ये नाम आपको पूरे एडिटोरियल में दिखेगा। फॉर कोवैक्सीन, कोवैक्सीन के लिए, और ये किन बच्चों की बात कर रहा है, जिन बच्चों की आयु 2 से 18 के बीच है, उन बच्चों की बात है। तो ये जो रिकमेंडेशन है इज ह्यूज, ये इज इसकी वर्ब है,
ह्यूज यहाँ पे एडजेक्टिव है, कॉम्प्लीमेंट है, ये बहुत ही बड़ी बात है, ठीक है। लेट मी रिपीट, एक उपलब्धि के रूप में एससीसी का जो रिकमेंडेशन है ड्रग्स कंट्रोलर को कि इमरजेंसी यूज ऑथोराइजेशन जो है उसको ग्रांट करे कोवैक्सीन के लिए, उन बच्चों के लिए जिनकी आयु 2 से 18 वर्ष के बीच है, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। इफ द ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, इसे शॉर्ट में डीसीजीआई कहेंगे, ये सब्जेक्ट है, यदि ये जो है ये अगर आगे जाए, गोज अहेड, अहेड का मतलब आगे, गो इसकी क्रिया है ही, एंड ग्रांट्स अप्रूवल। अब आप देखिए कि एंड के पहले हमने गोज जोड़ा, क्योंकि डीसीजीआई जो है वो सिंगुलर है तो हमने ईएस जोड़ दिया वर्ब के साथ में, सिंगुलर बना दिया वर्ब को। ऐसे ही एंड के बाद में भी हमने ग्रांट्स किया। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि एंड जो है इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ पैरेललिज्म। ये पैरेललिज्म के सिद्धांत को फॉलो करता है कि जो भी चीज आपको लेफ्ट में दे रखी है द सेम काइंड ऑफ थिंग विल बी अप्लाइड ऑन द राइट साइड ऑल्सो। तो आपको जो लेफ्ट में दे रखा है वही राइट में दिख रहा है कि यहाँ फर्स्ट फॉर्म प्लस ईएस है तो यहाँ फर्स्ट फॉर्म के साथ एस है, सिंगुलर वर्ब, क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो जो ये डीसीजीआई है, यदि ये आगे जाए और अगर ये अप्रूवल दे दे तो इट विल बी द फर्स्ट वैक्सीन, तो ये जो है वो पहली वैक्सीन होगी। इट की वर्ब है वो विल बी है, ये पहली वैक्सीन होगी टू बी एडमिनिस्टर्ड। ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, बी के साथ थर्ड फॉर्म जब भी लगाओगे तो थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस होगा। वैसे एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है प्रशासन होता है। एडमिनिस्टर शब्द का प्रयोग जब आप वैक्सीन के साथ या दवा के साथ देखते हो तो इसका मतलब है डिस्पेंस करना, देना। तो ये पहली वैक्सीन होगी जिसको दिया जाएगा या लगाया जाएगा, किसको, बच्चों को, इन इंडिया, भारत में। बहुत आसान सी बात है। वाइल वन अदर वैक्सीन, तो कह रहा है यद्यपि एक और वैक्सीन। अब ये वाइल से जब सेंटेंस होता है तो याद रखें कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं हर एक चीज के, तो ये थोड़ी चीज याद रखनी है कि वाइल से जब सेंटेंस हो तो ये कंजंक्शन के रूप में काम करता है। इट कनेक्ट्स टू क्लॉजेज, तो यहाँ पे वाइल से लेकर और आप देखिए EUA तक ये एक क्लॉज आपको दे रखा है। दूसरा क्लॉज है वो इट से लेकर और एडमिनिस्टर्ड तक दे रखा है, ठीक है ना। दोनों क्लॉज को कनेक्ट करने के लिए वाइल एक कंजंक्शन के रूप में आया है। और आप देखेंगे जब मैं ट्रांसलेट कर दूंगा इस सेंटेंस का, या फिर आप समझ चुके होंगे इस सेंटेंस को पढ़ के, कि दोनों ही एक दूसरे के विरोधाभासी हैं। ये दोनों ही कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स को डिनोट करते हैं। तो वाइल वन अदर वैक्सीन, तो यद्यपि एक और वैक्सीन है, क्या नाम है, जाइकोव डी, हैज बीन ग्रांटेड EUA। ये हैज बीन ग्रांटेड पैसिव हो गया कि नहीं, क्योंकि बीन के साथ में थर्ड फॉर्म है। EUA मैंने कहा था पूरे एडिटोरियल में मिलना है, तो ये है इमरजेंसी यूज ऑथोराइजेशन। तो यद्यपि एक और वैक्सीन है, नाम इसका ये है, इस वैक्सीन को ग्रांट कर दिया गया है EUA, इसको इमरजेंसी यूज ऑथोराइजेशन मिल चुका है। आगे कह रहा है इट इज स्टिल टू बी एडमिनिस्टर्ड, फिर भी अभी भी इसको एडमिनिस्टर किया जाना बाकी है, इसको अभी भी एडमिनिस्टर नहीं किया गया है, ठीक है। मतलब अभी तक भी बच्चों पे लगाया नहीं गया है इस वैक्सीन को। स्टिल का मतलब होता है इवन नाउ, ये एक एडवर्ब होता है, इसका मतलब है इवन नाउ, अभी भी। क्या लिखेंगे, इवन नाउ, अभी भी। बात समझ में आ गई। तो भाई इट की वर्ब तो विल बी हो गई, फिर यहाँ पे जाइकोविड डी, चाहे आप वन अदर वैक्सीन को मान लीजिए, ये तो इसका परिचय हो गया, नाम बता दिया। इसकी वर्ब है वो हैज बीन ग्रांटेड है, इट की वर्ब है वो इज है, और ये बी एडमिनिस्टर्ड फिर से पैसिव वॉइस है। ट्रायल्स हैव स्टार्टेड, ट्रायल्स परीक्षण हैव स्टार्टेड शुरू हो चुके हैं विद द सीरम इंस्टीट्यूट्स कोवैक्स। और ट्रायल्स किसका ट्रायल चल रहा है, किसके साथ चल रहा है, ये सीरम इंस्टीट्यूट्स कोवैक्स फॉर चिल्ड्रन। तो सीरम इंस्टीट्यूट की ये जो कोवैक्स जो दवाई बताई रखी है, ये वैक्सीन बता रखी है, उसके ट्रायल्स यहाँ पे शुरू हो चुके हैं बच्चों के लिए। एक्सटेंडिंग, एक बात याद रखें, एक सेंटेंस चल रहा है कंटिन्यूअसली, उसके अंदर बीच में ही ING आ रहा है, उसको हिंदी में ट्रांसलेट करें अगर तो उसका मतलब निकलेगा ऐसा होते हुए। ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं ग्रामर की भाषा में प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो एक्सटेंड यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल है, इसका मतलब बढ़ाते हुए, विस्तार देते हुए। तो ट्रायल्स हैव स्टार्टेड, ट्रायल्स यहाँ पे शुरू हो चुके हैं, किसके साथ, ट्रायल्स हो चुके हैं स्टार्ट सीरम इंस्टीट्यूट की कोवैक्स के साथ बच्चों के लिए। क्या करते हुए, एक्सटेंड करते, बढ़ाते हुए। क्या चीज, टाइमलाइन, मतलब समय सीमा ऑफ एनी अदर कोविड-19 वैक्सीन। तो किसी भी अन्य कोविड-19 वैक्सीन की जो टाइमलाइन है उसको बढ़ाते हुए, किसके लिए, एक्चुअल यूज के लिए, किसमें, बच्चों में। बात समझ में आ गई होगी। तो ट्रायल्स स्टार्ट हो चुके हैं सीरम इंस्टीट्यूट के कोवैक्स के साथ। ये कोवैक्स एक प्लेटफॉर्म है जहां से वैक्सीन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जहां से वैक्सीन को आपको अनुमति मिलती है कि यहाँ वैक्सीन एडमिनिस्टर की जा सकती है। तो इस प्लेटफॉर्म के साथ में ट्रायल्स स्टार्ट हो चुके हैं बच्चों के लिए। और क्या करते हुए स्टार्ट हो चुके हैं, तो टाइमलाइन जो है किसी भी अन्य कोविड-19 वैक्सीन की उसको एक्सटेंड करते हुए, एक्सटेंड करना किसके लिए है, बच्चों में एक्चुअल यूज के लिए।
ऑन द फ्रंट ऑफ इट, तो ये ऑन द फ्रंट ऑफ इट का मतलब अगर ऊपरी तौर पर देखें, यदि इसके फ्रंट में देखें या इस मोर्चे पर देखें, इट सीम्स लाइक, ऐसा लगता है, इट की वर्ब सीम्स है, ऐसा लगता है कि ट्रेमेंडियस अचीवमेंट, ट्रेमेंडियस का मतलब है अद्भुत, शानदार, सरप्राइजिंग, एस्टोनिशिंग, अचीवमेंट उपलब्धि, ट्रेमेंडियस एडजेक्टिव है। याद रखें कि जब ये सफिक्स आपको मिलता है OUS तो वो एडजेक्टिव कहलाता है। तो ये एक बहुत ही अद्भुत अचीवमेंट है विद इन अ शॉर्ट पीरियड, एक शॉर्ट पीरियड के अंदर ही, विद इन का मतलब उसके भीतर भीतर, एक तो थोड़ी सी समय सीमा है ना, बहुत ही शॉर्ट पीरियड मिला है और उस शॉर्ट पीरियड के भीतर भी ये एक ट्रेमेंडियस अचीवमेंट है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। ठीक है, तो अगर ऊपरी तौर पर आप देखते हो तो ऐसा लगता है कि ये थोड़े से समय में अर्जित की गई बहुत बड़ी उपलब्धि है। वाइल द डेटा, फिर से देखिएगा वाइल आ गया, कंजंक्शन है, दो क्लॉजेज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, दोनों क्लॉजेज एक दूसरे के विपरीत होंगे। वाइल द डेटा सीम, डेटा जो होता है ना, वैसे डेटा का सिंगुलर होता है डेटम, और डेटा जो होता है वो प्लूरल है, ये सिंगुलर है और डेटा इसका प्लूरल है। लेकिन आज की मॉडर्न इंग्लिश में आप देखते हैं तो डेटा ही सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए यूज आता है। तो डेटा के साथ में वर्ब सिंगुलर भी आ सकती है, प्लूरल भी आ सकती है। यहां इसने कंसीडर किया है प्लूरल, तो प्लूरल आ गई वर्ब सीम। अब ये प्लूरल क्यों है, कुछ नए ऐसे स्टूडेंट भी होते हैं जिनको थोड़ा सा बेसिक्स नहीं पता होते, उनको बता रहा हूं। ये भी ध्यान रखें कि वर्ब के साथ में अगर एस और एस जुड़ रखा है तो वो सिंगुलर है, वर्ब के साथ एस और एस नहीं जुड़ रखा है तो प्लूरल है। तो कह रहे यद्यपि जो डेटा है वो ऐसा लगता है कि हैव कन्विंस्ड द एसईसी, वो एसईसी को कन्विंस कर चुके हैं। अगर आपने किसी को कन्विंस किया है इसका मतलब आपने उसे विश्वास दिलाया है। ठीक है, कन्विंस करने का मतलब विश्वास दिलाना। तो यद्यपि जो आंकड़े हैं वो ऐसा लगता है कि उसने एसईसी को विश्वास दिला दिया। एसईसी क्या है, सीरम इंस्टीट्यूट का जो कोवैक्स है, सीरम इंस्टीट्यूट कोवैक्स, उसकी बात कर रहे हैं। तो यद्यपि जो आंकड़े हैं उसने एसईसी को विश्वास दिला दिया है। दैट यहां कंजंक्शन है। अब जब कंजंक्शन आ गया तो मान के चले कि नया उपवाक्य स्टार्ट हो गया। जब नया उपवाक्य हो या वाक्य हो देर से स्टार्ट हो तो उसके बाद में इन्वर्जन फॉलो किया जाता है। इन्वर्जन का मतलब है कि वर्ब जो है वो सब्जेक्ट से पहले आती है। क्या मतलब इन्वर्जन का, वर्ब सब्जेक्ट से पहले आती है। तो यहां पे सब्जेक्ट माना जाएगा कोज और इसकी वर्ब इज है, उल्टा मिल रहा है, इसलिए इन्वर्जन कहा जाता है। तो यद्यपि जो डेटा है वो ऐसा लगता है कि इसने एसईसी को कन्विंस किया है। क्या कन्विंस किया है कि कारण है, कोज है, किस चीज का, टू मेक इट्स कंसीडर्ड रिकमेंडेशन। तो देयर इज कोज टू मेक इट्स कंसीडर्ड रिकमेंडेशन। रिकमेंडेशन का मतलब सिफारिश, कंसीडर्ड का मतलब क्या हो गया, कंसीडर्ड का सोच विचार की हुई, जिस पर आपने विचार किया है। इट्स मतलब अपनी, ठीक है, पजेसिव एडजेक्टिव आ गया। ये इट्स है और ये इट्स है, इन दोनों में डिफरेंस है। ये दोनों जो इट्स है ना, इन दोनों में डिफरेंस है। ये इट्स है, इसको आप पूरा विस्तार देंगे तो इट इज लिखेंगे, ठीक है, इसको एलेबोरेट करोगे तो इट इज लिखा जाएगा। ये इट्स है, पजेसिव एडजेक्टिव है। इसके बाद में हमेशा नाउन मिलेगा, तो नाउन है रिकमेंडेशन, और नाउन के पहले एडजेक्टिव मिलता है, क्योंकि मॉडिफायर तो चाहिए, कौन क्वालिफाई कर रहा है, कौन मॉडिफाई कर रहा है, तो एडजेक्टिव है, कंसीडर्ड और पास्ट पार्टिसिपल हो रहे हैं। तो देखो, यद्यपि डेटा ऐसा लगता है कि आंकड़ों ने विश्वास दिला दिया है एसईसी को। क्या विश्वास दिला दिया है कि वही जो रिकमेंडेशन इसके लिए की गई है ना भैया, जो इस पर सिफारिश की गई उसके पीछे कारण है, सिफारिश ठीक की गई है। ठीक है, अब आगे नया वाक्य स्टार्ट हो गया, इसका मतलब फिर भी, क्योंकि विरोधाभासी वाक्य होगा, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट होगा, फिर भी नन ऑफ दैट। अब ये कह रहा है आंकड़े जो दे रखे हैं ना उनमें से एक भी आंकड़ा नहीं है। इज यट इन द पब्लिक डोमेन, अगर कोई चीज पब्लिक डोमेन में है इसका मतलब पब्लिक उसे आसानी से एक्सेस कर सकती है, पब्लिक उसके बारे में जान सकती है, उसको पढ़ सकती है, वो होता है पब्लिक डोमेन में होना। इसे कई बार पब्लिक रियलम भी कहा जाता है, REALM, दोनों ही सेम। तो उनमें से ऐसी कोई भी चीज अभी तक नहीं है जो अभी तक भी पब्लिक डोमेन में हो एट द टाइम ऑफ SEC's अनाउंसमेंट। और ये उस समय की बात है जब SEC का घोषणा हुई है, SEC का अनाउंसमेंट हुआ है, उस समय एक भी चीज जो है पब्लिक डोमेन में नहीं है। तो नन की वर्ब यहां पे इज है। यट का मतलब अब तक, स्टिल का मतलब मैंने बताया था इवन नाउ, अभी भी, और ये होता है अंटिल नाउ, अब तक। ठीक है भाई, आगे आ जाइए। भारत बायोटेक प्रेजेंटेड इंटरिम डेटा। भारत बायोटेक ने क्या किया, प्रस्तुत किए, प्रेजेंट किए, ये इसकी वर्ब है। कौन से आंकड़े, इंटरिम डेटा। इंटरिम क्या होता है, प्रोविजनल होता है, टेम्परेरी होता है, एडजेक्टिव है ये, प्रोविजनल या फिर टेम्परेरी। क्या होता है, प्रोविजनल या टेम्परेरी, अस्थायी। तो भारत बायोटेक ने कुछ अंतरिम आंकड़े दिए फ्रॉम द फेज सेकेंड एंड थर्ड ट्रायल्स टू द DCGI। ये आंकड़े मिले कहां से थे इसको, जो सेकेंड और थर्ड ट्रायल्स हुए हैं, जो फेज चला है, फेज का मतलब दौर होता है, स्टेज होता है,
तो सेकंड स्टेज के और थर्ड स्टेज के जो ट्रायल्स हुए थे उसके आंकड़े प्रस्तुत किए और प्रस्तुत किए किसको है, DCGI को। ये जो टू प्रेपोजिशन लग रहा है वो इसलिए है क्योंकि टू जो है वो डेस्टिनेशन का प्रेपोजिशन है। भी आपने यहां प्रेजेंट किया है और किसको प्रेजेंट किया है, तो डेस्टिनेशन इसकी है DCGI, इसके पास पहुंचा है, तो इस कारण से टू का प्रयोग है। एज द सेफ्टी फॉलोअप इज लॉन्गर इन दिस केस, कह रहा है कि भी आंकड़े दिए हैं, प्रस्तुत किए हैं, क्योंकि कारण क्या है, सेफ्टी फॉलोअप। फॉलोअप का मतलब होता है कोई चीज का आपने अगर अच्छे से ऑब्जर्वेशन रखा है, फॉलोअप का अनुसरण करना ही होता है वैसे, है ना। भी आपने वैक्सीन लगा दी, फिर आप फॉलोअप करोगे क्या प्रभाव पड़ा वैक्सीन का, बच्चा कोई बीमार तो नहीं पड़ा, कोई यहाँ पे दुर्घटना तो नहीं घटी, इसको फॉलोअप कहा जाता है। एज यहाँ कंजंक्शन है, बिकॉज का मीनिंग देगा क्योंकि सेफ्टी फॉलोअप जो है वो लंबा है इस केस में, बच्चों की वैक्सीनेशन के केस में ये सेफ्टी फॉलोअप जो है लंबा है। 1 month आफ्टर द 2 doses, तो 2 डोजेज के बाद मतलब आफ्टर द 2 doses, 2 डोज लग गई, उसके 1 महीने के बाद एन इम्यूनोजेनिसिटी चेक, चेक का मतलब परीक्षण है, इम्यूनोजेनिसिटी का मतलब ये ऐसा चेकअप है, ऐसा परीक्षण है जिसमें यह देखा जाता है कि इम्यून सिस्टम कैसे रेस्पॉन्ड कर रहा है, वैक्सीन लग गई, प्रतिरक्षा तंत्र जो है वो कैसे रेस्पॉन्ड करता है, उसको कहा जाता है इम्यूनोजेनिसिटी चेक। एंड सेफ्टी फॉलोअप, सिर्फ फॉलोअप बता दिया मैंने आपको कि सुरक्षा मापदंड देखे जाएंगे, पूरा फॉलोअप किया जाएगा। ये दोनों चीजें क्या की जाती हैं, डन की जाती हैं। ये पैसिव है क्योंकि 2 चीजें हो गई, एक तो ये चेक हो गया, एक सेफ्टी फॉलोअप हो गया, 2 चीजें हैं तो आर लग गया, आर के साथ थर्ड फॉर्म है तो पैसिव हो गया क्योंकि आर है वो बी का फॉर्म है। तो 1 महीने के बाद, 1 महीना कहां से काउंट करना है, दोनों डोजेस लग गई, उसके 1 महीने के बाद ये दोनों काम किए जाते हैं। किसके अकॉर्डिंग ये बातें हैं, जो भी रिपोर्ट सामने आई है उसके अकॉर्डिंग ऐसा होगा। द कंपनी क्लेम्ड, कंपनी ने दावा किया है, कंपनी की वर्ब है, क्लेम्ड है। क्या दावा किया है, दावा किया है कि द डेटा इंडिकेटेड दैट, कि डेटा आंकड़े जो हैं इंडिकेटेड, उन्होंने संकेत दिया है, दैट की द वैक्सीन, कि जो वैक्सीन यूज्ड, जो वैक्सीन यहां पे यूज की जाएगी, द सेम प्रोडक्ट एंड प्रेजेंटेशन एज द एडल्ट वैक्सीन। तो वैक्सीन जो यूज की जा रही है तो उसमें वही तो प्रोडक्ट है और वही प्रेजेंटेशन है जैसा कि एडल्ट वैक्सीनेशन में था, जैसा कि युवाओं को जो वैक्सीन लगी है वही प्रोडक्ट यहां पर भी यूज किया जा रहा है। तो ये वैक्सीन जो है वो क्या थी, सेफ थी। ये वॉज इसकी वर्ब है। ये यूज्ड जो आ रहा है, आपको लगेगा कि वैक्सीन की वर्ब यूज्ड है, ये यूज्ड वर्ब नहीं है इसकी, ये यूज्ड यहां पे पोस्ट पोज्ड एडजेक्टिव है। कई बार नाउन के बाद में एडजेक्टिव लगता है तो पोस्ट पोज्ड है, और चूंकि थर्ड फॉर्म है तो आप इसको नाम देंगे पास्ट पार्टिसिपल। तो कंपनी ने दावा किया किस चीज का, कि द डेटा इंडिकेटेड, कि इन डेटा जो आंकड़े मिले हैं उन डेटा ने ये दिखाया है, ये इंडिकेट किया है कि वैक्सीन ने वही प्रोडक्ट और प्रेजेंटेशन यूज किए गए हैं जो एडल्ट वैक्सीन में यूज किए गए थे, और वो वैक्सीन क्या है, सेफ है। ठीक है। द 2 डोज वैक्सीन, कोवैक्सीन, अब देखो 2 डोजेस नहीं लिखा इसने क्योंकि कोवैक्सीन जो है वो नाउन है, डोज भी यहां पे नाउन है। जब नाउन के पहले एक और नाउन आती है तो उसे ग्रामर की भाषा में कहा जाता है नाउन मॉडिफायर, और नाउन मॉडिफायर को आप इक्वल रख सकते हैं एडजेक्टिव के। बात समझ में आ रही है। नाउन मॉडिफायर को कह सकते हैं एडजेक्टिव है, और याद रखें कि एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बनता है, नाउन का ही बनता है। अगर ये कोवैक्सीन नहीं होता तो ये 2 डोजेस होता, क्योंकि वहां पे फिर ये मैन नाउन ही होता, मॉडिफायर की भूमिका में नहीं होता। तो 2 डोज की जो कोवैक्सीन है, भी कोवैक्सीन वो वैक्सीन है जो जिसके 2 डोज लगते हैं, तो इन 2 डोज को कोवैक्सीन को एडमिनिस्टर किया गया, पैसिव वॉइस है, 2525 चिल्ड्रन 28 डेज अपार्ट। तो कह रहा है 525 दिन, 525 बच्चों को एडमिनिस्टर किया गया 28 दिन अपार्ट, का मतलब 28 दिन का गैप देके। ठीक है। आफ्टर इट रिसीव्ड द नोड, और ये किस बात की बात कर रहा है, इसके बाद इसने क्या किया, रिसीव किया, रिसीव किया नोड। नोड का मतलब यहां पे एडमिटेंस है, सहमति है। ठीक है। तो यहां पे सहमति यहां पे हासिल करी, टू कंडक्ट ट्रायल्स ऑन चिल्ड्रन, कि बच्चों पर परीक्षण किए जा सकते हैं इन मे दिस ईयर, इस साल मई के महीने में। तो 2 डोज वाली जो कोवैक्सीन है इसको 525 बच्चों को 28 दिन अपार्ट, 28 दिन के गैप से दिया गया। ठीक है भाई। आगे कह रहा है आफ्टर इट रिसीव्ड द नोड, और उसके बाद इसको सहमति मिली कि वो बच्चों पर ट्रायल्स कर सकता है। मतलब ये कब की बात है, जब इसने ये अनुमति प्राप्त कर ली, इस चीज के बाद ये चीज हुई, ऐसा थोड़ा समझना, इसके बाद ये चीज हुई है। तो जब इसको सहमति मिल गई, नोड मिल गया, एडमिटेंस मिल गया कि भाई ये बच्चों पर ट्रायल्स कर सकता है मई के महीने में इस साल, उसके बाद इसने इतने बच्चों पर परीक्षण किया। अ पॉसिबली अनइंटेंडेड बट वेलकम आउटकम।
आउटकम यहाँ पे नाउन है, वेलकम एडजेक्टिव है, अनइंटेंडेड भी एडजेक्टिव है, पॉसिबली एडवर्ब है। तो नाउन के पहले एडजेक्टिव क्योंकि नाउन की विशेषता एडजेक्टिव बताता है, एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब क्योंकि एडवर्ब एडजेक्टिव की विशेषता बताता है, ए डिटर्मिनर है, डिटर्मिनर की पोजीशन इन सबसे पहले होती है। तो संभवतया ये अनइंटेंडेड क्या होता है? जिसका कोई इरादा नहीं है लेकिन स्वागत योग्य, आउटकम का मतलब रिजल्ट। तो संभवतया ये गैर इरादतन लेकिन स्वागत योग्य परिणाम किसका? इस पेंडेमिक का इज द स्ट्रेस ऑन बीइंग ट्रांसपेरेंट अबाउट साइंटिफिक डेटा जनरेटेड इन ट्रायल्स। तो वो चीज क्या है? वो है स्ट्रेस, दबाव। किस चीज का दबाव है? कि भाई आपको ट्रांसपेरेंट रहना है, आपको पारदर्शिता अपनानी है। किस चीज के बारे में? जो भी आप वैज्ञानिक आंकड़े यहां जनरेट होते हैं, जो भी साइंटिफिक आंकड़े यहां पे निकलते हैं ट्रायल्स में, उनके बारे में बात है। तो संभवतया अनइंटेंडेड लेकिन वेलकम आउटकम जो है इस पेंडेमिक का वो ये है कि भाई ऐसा परिणाम अनइंटेंडेड ही है कि पेंडेमिक आती ही नहीं तो क्यों हमें इतनी चर्चा करनी होती, तो ये गलत ही है। लेकिन फिर भी स्वागत योग्य परिणाम है इस पेंडेमिक के दौर में वो ये है कि दबाव डाला जा रहा है। किस बात पर दबाव डाला? ट्रांसपेरेंट होने पर। ट्रांसपेरेंट होना किस बारे में है? साइंटिफिक डेटा के बारे में। साइंटिफिक डेटा कौन से हैं? जो इन ट्रायल्स में जनरेट किए गए हैं। ठीक है, जनरेटेड यहाँ पे एडजेक्टिव होगा, डेटा यहाँ पे नाउन होगा। ठीक है, इज यहाँ पे आउटकम की वर्ब है। डेटा फ्रॉम अदर वैक्सीन ट्रायल्स, अन्य वैक्सीन के जो परीक्षण हुए हैं। देखो अदर जो होता है ना, अगर वो जेनरिक रेफरेंस में हो, अगर वो सामान्य कोई संकेत दे रहा हो तो अदर के बाद में नाउन लगता है प्लूरल। अदर अगर स्पेसिफिक रेफरेंस में हो तो द अदर लग जाता है। ठीक है, फिर डिपेंड करता है कि आपको सिंगुलर चाहिए कि प्लूरल चाहिए, वो उसके रेफरेंस से या कॉन्टेक्स्ट देखकर पता लगेगा। तो डेटा फ्रॉम अदर वैक्सीन ट्रायल्स हैव रूटीनली बीन पोस्टेड, जो भी आंकड़े अन्य वैक्सीन ट्रायल से सामने आए हैं वो डेटा जो हैं उनको रूटीन तौर पर पोस्ट किया गया है ना। रूटीन मतलब दिनचर्या कह सकते हो, एक निश्चित समय सीमा कह सकते हो, तो उनको रूटीन स्तर पर पोस्ट किया गया है पब्लिक रियलम में, मतलब पब्लिक डोमेन में, मतलब पब्लिक को इसकी जानकारी दी गई है। नॉट जस्ट विद स्टेट रेगुलेटर्स, तो केवल ऐसा नहीं है कि स्टेट रेगुलेटर्स का मतलब जो भी सरकारी नियंत्रक हैं या राज्य में जो नियंत्रक हैं, जो भी ड्रग कंट्रोलर हैं, रेगुलेटर हैं, केवल उन्हीं के साथ में ये जानकारी साझा नहीं की गई है, बल्कि पब्लिक रियलम में भी, पब्लिक डोमेन में भी जानकारी डाल दी गई है। ठीक है, डेटा की वर्ब यहाँ पे है वो भी। वर्किंग ऑन वैक्सीन, अब देखो वर्किंग को मैंने बनाया है सब्जेक्ट, मैंने इसको रेड किया है, तो रेड और अंडरलाइंड पार्ट जो दिख रहा है वो सब्जेक्ट हैं। तो ये सब्जेक्ट बन रहा है, इसका मतलब मान के चलें कि ये जेरेंड है, क्योंकि अगर कोई आईएनजी फॉर्म सब्जेक्ट बनती है तो एक ही पॉसिबिलिटी है कि वो जेरेंड है वहां पे, और अगर जेरेंड सब्जेक्ट है तो उसकी वर्ब जो है वो हमेशा सिंगुलर होती है। तो देखिए यहाँ पे सिंगुलर वर्ब है। ठीक है, तो वैक्सीन पर काम करना और ड्रग रेजिमन एक सिस्टम होता है कि कोई भी कैसे आपको दवा देनी है, क्या कोर्स चलेगा, है ना। कोई बीमार हुआ व्यक्ति डॉक्टर के पास गया, उसने कहा कि 7 दिन की दवा है, 7 दिन के बाद में आपको फिर से आना है, फिर से दवा दी, तो आपको एक कोर्स चलता है पूरा कि भी ये 15 दिन का कोर्स या 20 दिन का कोर्स, तो एक जो साइकिल चलता है इसको रेजिमन बोला जाता है। तो कह रहा है वर्किंग ऑन वैक्सीन और ड्रग रेजिमेंट्स विद चिल्ड्रन, तो बच्चों के साथ काम कर रहे हो आप किस चीज पर? वैक्सीन पर, और दवा जो रेजिमन मतलब जो भी ड्रग दे रहे हो, दवा दे रहे हो या वैक्सीन लगा रहे हो, उसका क्या सिस्टम रहेगा, कितना कोर्स रहेगा, क्या चीजें, उसका मतलब आप कौन सा पाथ यूज करने वाले हो, तो उस पर जो काम करने की बात है ना, इज चैलेंजिंग, ये बात बहुत ही चुनौतीपरक है। तो वर्किंग जो है वो चुनौतीपरक है, चैलेंजिंग यहाँ पे एडजेक्टिव है। ऑन मैनी फ्रंट्स, अनेकों मोर्चों पर, अनेकों पहलुओं पर, एस्पेक्ट्स पर, फ्रंट्स का मतलब यहाँ पे एस्पेक्ट्स मान लीजिए। टू स्टार्ट विद, अगर हम स्टार्ट करें कौन कौन से चैलेंजिंग चीजें हैं, तो एक तो चीज ये है कि इट इज नॉट मेयरली अ केस, कि केवल यहाँ पे ऐसा केस नहीं है कि आप साइज डाउन का मतलब यहाँ पे डिक्रीज करना है, रिड्यूस करना है। तो एक तो बात ये है कि इट इज नॉट मेयरली का मतलब ओनली, कि यहां पे केवल इतना सा केस नहीं है कि आपको साइज डाउन करना है या कम करना है एडल्ट डोजेज को फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए, कि बच्चों को आप जो वैक्सीन लगा रहे हो और एडल्ट को जो डोज लगा रहे हो, इतना नहीं। कई बार होता है ना कि एक टैबलेट है वो एक युवा को देनी है, एक एडल्ट को देनी तो एक पूरा टैबलेट ले सकता है, बच्चे को देनी है तो उसकी 1/4 या आधा उसका भाग देना पड़ता है। वैसा नहीं है कि वैक्सीन का केवल आपको डोज ही कम करनी है, इतना सा केस नहीं है। चिल्ड्रन हैव डिस्टिंक्ट डेवलपमेंटल एंड साइकोलॉजिकल डिफरेंसेस, अब यहाँ पे लेखक समझा रहा है कि कैसे, क्योंकि बच्चों की शारीरिक बनावट अलग है, मनोदशा अलग है, तो बच्चों में स्पष्ट, डिस्टिंक्ट का मतलब बहुत ही क्लियर, बहुत ही विशेष, स्पेशल, डेवलपमेंटल विकास से संबंधित, साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल शारीरिक
डिफरेंसेस, अंतर होते हैं। ठीक है, देखो डेवलपमेंटल एंड फिजियोलॉजिकल, तो ये जो एल आ रहा है लास्ट में, ये आपको बताता है कि ये एडजेक्टिव है, और ये एडजेक्टिव विशेषता किसकी बता रहे हैं? डिफरेंसेस की। ठीक है, तो बच्चों में कुछ विशेष विकास से संबंधित और शारीरिक अंतर होते हैं। WHO रेकमेंड्स, और WHO की सिफारिश है, WHO यहाँ पे सिफारिश करता है दैट क्लिनिकल ट्रायल्स इन चिल्ड्रन आर इसेंशियल, कि बच्चों के लिए जो क्लिनिकल ट्रायल्स हैं वो इसेंशियल है, महत्वपूर्ण है। इसेंशियल भी एडजेक्टिव है, इसेंशियल का मतलब नेसेसरी है, इंपॉर्टेंट है। टू डेवलप एज स्पेसिफिक, किस लिए? ताकि डेवलप की जा सके क्या? एज स्पेसिफिक, किसी बच्चे की एज क्या है उसके अकॉर्डिंग। एम्पिरिकली, एम्पिरिकली का मतलब है एक्सपेरिमेंट्स पर आधारित, केवल आइडियाज पर, सोच पर आधारित नहीं हो, एक्सपेरिमेंट पर, प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट पर आधारित हो। वेरीफाइड थेरेपीज, वेरीफाइड सत्यापित थेरेपीज मतलब इलाज करने का तरीका। ठीक है, तो WHO यहां पे रेकमेंड करता है कि क्लिनिकल ट्रायल जो हैं बच्चों में वो जरूरी हैं। किस लिए? ताकि एज के अनुसार, एज के स्पेसिफिक और प्रयोग पर आधारित वेरीफाइड थेरेपीज डेवलप की जा सके, एंड इंटरवेंशंस टू डिटरमिन द बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट्स फॉर देम, और क्या कर सके? और यहां पे इंटरवेंशन, इंटरवेंशन का हस्तक्षेप होता है। टू डिटरमिन का मतलब होता है तय करना, द बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट्स मतलब सर्वश्रेष्ठ जितना भी संभव इलाज है वो फॉर देम, बच्चों के लिए। देम यहां पे प्रोनाउन है, चिल्ड्रन के स्थान पे आ रहा है। तो देखो यहां से फिर देख लीजिए, चिल्ड्रन की वर्ब हैव है, तो बच्चों में विशेष डेवलपमेंटल फिजियोलॉजिकल डिफरेंसेस होते हैं, और WHO यहां सिफारिश करता है कि क्लिनिकल ट्रायल जो है बच्चों में वो जरूरी है। किस लिए? ताकि एक बात तो ये है कि आप डेवलप कर सकते हो एज स्पेसिफिक एम्पिरिकली वेरीफाइड थेरेपीज, ऐसी इलाज करने की पद्धतियां जो कि प्रयोग पर आधारित हों और एज स्पेसिफिक हों। एंड इंटरवेंशंस, और क्या कर सकते हैं? डेवलप, इंटरवेंशंस भी डेवलप कर सकते हैं। मतलब कुछ हस्तक्षेप करें, कुछ मतलब बीच में और कोई आके कुछ बताए आपको, किस लिए? ताकि बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट जो है वो संभव हो सके उनके लिए। देयर बॉडीज, अब ये देयर आ रहा है बच्चों के लिए आ रहा है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है। उनका शरीर जो है वर्क इन वेरी डिफरेंट वेज, वो बहुत ही अलग तरीके से काम करता है। एंड दे अंडरगो मैनी चेंजेस, और वो बहुत से चेंजेस से गुजरते हैं। अंडरगो का मतलब गुजरना, पास थ्रू, और वो बहुत सारे बदलावों से गुजरते हैं। जब दे ग्रो फ्रॉम इन्फेंसी टुवर्ड्स एडोलेसेंस एंड एडल्टहुड, दे यहां पे आ रहा है उन बच्चों के लिए, ग्रो जब वो बड़े होते हैं, फ्रॉम इन्फेंसी मतलब शिशुवा अवस्था जो होती है, शिशु वाली जो अवस्था उसको इन्फेंसी बोलते हैं। टुवर्ड्स मतलब की और प्रेपोजिशन है, एडोलेसेंस एंड एडल्टहुड ये किशोरावस्था है। ठीक है, तो जब किशोरावस्था की ओर चलते हैं तो उस समय की बात है। एज यहां पे बता रहा है कि ये वाइल, वाइल के अर्थ में आ रहा है। एक तो एज होता है बिकॉज के मीनिंग में, एक एज होता है वाइल के अर्थ में। दो काम साथ हो रहे हैं, जब ये ऐसे बढ़ते हैं उस समय की बात कर रहा है। तो उनकी बॉडी जो है वो बहुत ही डिफरेंट तरीके से काम करती है, और वो बहुत से बदलावों से गुजरते हैं। ये कब बदलाव आते हैं उनके शरीर में? ऐसे जब वो इन्फेंसी से एडोलेसेंस और एडल्टहुड की ओर ग्रो करते हैं। कॉलिंग फॉर, कॉल फॉर का मतलब होता है डिमांड करना, तो ये कॉलिंग फॉर ING आ रहा है, इसका मतलब मान के चलेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल है। डिमांड करते हुए, क्या डिमांड करते हुए? एज डी एस्केलेशन स्टडीज इन ट्रायल्स, कि ट्रायल जो हो रहे हैं ना उसमें वो अध्ययन किए जाएं जो कि एज डी एस्केलेशन वाले हो। एज डी एस्केलेशन, भी एस्केलेशन होता है बढ़ोतरी, डी एस्केलेशन का मतलब नीचे की तरफ उतरना। तो आपने पहले वृद्धों पर किया, वरिष्ठ नागरिकों पर प्रयोग किया, फिर एडल्ट्स पर प्रयोग किया, अब बच्चों की तरफ डी एस्केलेशन जो हो रहा है स्टडीज वो की जाए। बिगिनिंग विद, उसमें शुरू करें आप ओल्डर एज ग्रुप, पहले वृद्ध लोग हैं उनका जो एज ग्रुप है उनके लिए, एंड वर्किंग टुवर्ड्स, और फिर काम करें किसके लिए? द यंगेस्ट ग्रुप, सबसे छोटा जो ग्रुप है, सब बच्चों वाला ग्रुप है, उसकी तरफ आगे बढ़ना है। अनदर क्वेश्चन एक्सपर्ट्स, देखो अनदर क्वेश्चन, अदर से पहले एन लगा हुआ है, इसका मतलब एन का मतलब एक होता है, एक होता है तो नाउन यहां पे सिंगुलर आएगी, डिटरमिनर है अनदर। एक और क्वेश्चन, एक्सपर्ट्स आर रेजिंग, एक्सपर्ट्स की वर्ब तो है आर, और अनदर क्वेश्चन की वर्ब है वो इज है। रेजिंग जो है वो एक ऐसी वर्ब है जो ट्रांजिटिव है। आप बोलेंगे सर ट्रांजिटिव है तो ऑब्जेक्ट कहाँ है इसका? तो ऑब्जेक्ट यहां पे आ चुका है, पहले ही रेजिंग का ऑब्जेक्ट क्वेश्चन है। तो एक और प्रश्न जो एक्सपर्ट पूछ रहे हैं, उठा रहे हैं, वो ये है कि वेदर द कोहोर्ट, कोहोर्ट का मतलब है ग्रुप, कि जो आपने 525 बच्चों पे जो प्रयोग किए हैं, तो क्या ये जो ग्रुप है ये ग्रुप लार्ज एनफ है? लार्ज एडजेक्टिव है, एनफ यहां पे एडवर्ब की भूमिका में है। जब एनफ नाउन के साथ आता है तो नाउन के पहले आता है, और उस कंडीशन में ये फंक्शन करता है एडजेक्टिव की तरह। जब ये एडजेक्टिव के साथ यूज होता है तो ये एडजेक्टिव के बाद में आता है। अब इसका फंक्शन बदल चुका, ये एडवर्ब के रूप में आ रहा है। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन जो एक्सपर्ट्स यहां पे पूछ रहे हैं, उठा रहे हैं, वो क्वेश्चन ये है कि क्या ये जो 525 वाला ग्रुप पे आपको जो आपने वैक्सीन एडमिनिस्टर की है,
तो क्या ये जो ग्रुप है ये पर्याप्त मात्रा में बड़ा ग्रुप है टू विंग एन EUA? विंग का वैसे पंख होता है, लेकिन आप देख रहे हैं टू के साथ विंग लगा रखा है, तो इन्फिनिटिव के रूप में यूज कर रखा है, वर्ब बना रखा है। तो जब किसी के पंख लग जाएं तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो आपने इतनी तेज गति से EUA के लिए चले गए। EUA का मतलब इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन की 525 बच्चों में प्रयोग क्या कर लिया आपने, सीधा आप ये अधिकार मांगने चले गए कि आपातकालीन स्थितियों में हम यूज करें। तो क्या ये सही है? ये प्रश्न उठा रहे हैं। और या फिर इफ इंक्रीमेंटल नंबर्स, इंक्रीमेंटल का मतलब धीरे धीरे, ग्रेजुअल तरीके से, है ना, पीस बाय पीस, है ना, इस तरीके को बोलते हैं इंक्रीमेंटल। नंबर्स का मतलब संख्या, शुड बी एडेड, जोड़नी चाहिए, पैसिव वॉइस है, शुड सजेशन मांगता है, बी एडेड पैसिव वॉइस हो गया। तो या फिर ये है कि इसमें संख्या धीरे धीरे और बढ़ानी चाहिए, 525 से और अधिक प्रयोग करें, उसके बाद में हम ये EUA की डिमांड करें। गिवन द साइज, गिवन प्रेपोजिशन है, इसका मतलब होता है कंसीडरिंग। गिवन एक प्रेपोजिशन है, इसका मतलब कंसीडरिंग। कई कई जगह पे गिवन दैट भी मिलेगा आपको, उसका मतलब भी कंसीडरिंग होगा, बस फर्क ये है सेंटेंस स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। ऐसे कंडीशन अगर होगी तो उसके अंदर आपको गिवन जो है वो भी कंसीडरिंग, गिवन दैट भी कंसीडरिंग, लेकिन गिवन प्रेपोजिशन है इसलिए आगे सीधा ऑब्जेक्ट लगता है इसका, लेकिन गिवन दैट के बाद में एक पूरा क्लोज आएगा, पहले सब्जेक्ट मिलेगा। ठीक है, तो ये देखते हुए कि द साइज ऑफ द टारगेट पीडियाट्रिक टीन पॉपुलेशन, कि जो टारगेट मतलब जिसको वैक्सीन लगानी है वो टारगेट, पीडियाट्रिक का मतलब भी बच्चों से संबंधित है, टीन का मतलब भी बच्चे हैं, पॉपुलेशन जनसंख्या, तो टारगेट जनसंख्या जो है ना, उस जनसंख्या को देखते हुए हमें क्या और साइज बढ़ानी चाहिए इस ग्रुप में, ताकि हम EUA के लिए और डिटरमिनेट तरीके से डिमांड कर सकें, ये बोलना चाह रहा है। मैनी ऑफ दीज क्वेश्चंस, ये जो बहुत सारे प्रश्न हैं, इनमें से अनेकों प्रश्न ऐसे हैं आर इजीली एड्रेस्ड, कि इनको आसानी से एड्रेस किया गया है। ठीक है, इनको आसानी से सॉर्ट आउट किया गया है। ठीक है, एड्रेस का मतलब सॉर्ट आउट करना, एड्रेस का मतलब रिजॉल्व करना, सुलझाना। तो इन प्रश्नों में से बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो इजीली एड्रेस्ड हैं विद पब्लिकेशन ऑफ द डेटा। और कैसे किया है? डेटा को पब्लिश करके, डेटा को पब्लिश करके, डेटा को छाप कर पब्लिक डोमेन में डालकर। व्हाइल रिकमेंडेशन इज ओनली दैट, यद्यपि एक सिफारिश ये है, केवल एक ये सिफारिश है कि इट हैज इंडीड रेज्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेक्टेशंस इन द कम्युनिटी, कि इसने वास्तव में एक असाधारण एक्सपेक्टेशंस को जन्म दिया है, रेज किया है कम्युनिटी में। तो यद्यपि एक सिफारिश ये है। अब यद्यपि यहां पे जो है, अब ये जो है एक चीज आपने बताई है कि यहाँ पे दो क्लोज हम देखते हैं, दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट आते हैं। तो क्या कहना चाह रहा है? व्हाइल अ रिकमेंडेशन इज ओनली दैट। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है क्योंकि इसने पूरे क्लोज को कंप्लीट ही नहीं किया। ठीक है, तो कह रहा है यद्यपि ये वैसे एक सिफारिश ही है, रिकमेंडेशन ही तो दिया गया है कि भाई EUA इनको दे दिया जाए, फिर भी इसने क्या किया है, एक असाधारण सी एक्सपेक्टेशन, एक नहीं है बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एडजेक्टिव है, रेज्ड यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट लेता है तो ऑब्जेक्ट इसका ये है। इसने बहुत सारे मतलब असाधारण सी एक्सपेक्टेशंस को जन्म दिया है इस कम्युनिटी में। ठीक है, द DCGI, तो DCGI बताया था, ड्रग कंट्रोलर जो भी था, एज इट कंसीडर्स, जैसा कि ये कंसीडर करता है, कंसीडर मतलब सोचना विचारना, इट की वर्ब है, तो DCGI द SEC's एडवाइस, तो SEC जो सीरम इंस्टीट्यूट, ये जो सीरम क्या था वो कोवैक्स वाला था ना, देखो सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी है, सॉरी ये सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी है, सीरम इंस्टीट्यूट वाला नहीं है, ध्यान रखिएगा इसको भी। तो क्या कहना चाह रहे हैं कि भाई जो DCGI जो है, जैसा कि इसको इसने कंसीडर किया है SEC सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी के एडवाइस को, शुड एड्रेस, तो इस DCGI को क्या करना चाहिए? एड्रेस करना चाहिए द कंसर्न्स रेज्ड, क्या चीज यहाँ पे करनी चाहिए कि जो भी चिंताएं यहाँ पे उठी हैं, अब यहाँ पे रेज्ड जो हैं ये एडजेक्टिव होगा, पास्ट पार्टिसिपल होगा, जो भी चिंताएं यहाँ पे खड़ी हुई हैं उन चिंताओं को सॉर्ट आउट करना चाहिए, उन चिंताओं को एड्रेस करना चाहिए। एंड रीइंस्टेट, रीइंस्टेट का मतलब है रिस्टोर, और बहाल करना चाहिए, फिर से बहाल करना चाहिए द इश्यू ऑफ ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता वाला मुद्दा, और बहाल कहाँ करना चाहिए कि आप इसको, इस मुद्दे को कहाँ पहुंचा दें? राइटफुल प्लेस, बिल्कुल सही जगह पर। किस रूप में? कॉर्नरस्टोन, कॉर्नरस्टोन का मतलब होता है फाउंडेशन, बेसिस, एक फाउंडेशन के रूप में, एक आधार के रूप में, एक बेसिस के रूप में। ठीक है, ऑफ साइंटिफिक टेम्पर, और बेसिस किसका है? साइंटिफिक टेम्पर का मतलब हो गया लॉजिकल थिंकिंग, भी कोई वैज्ञानिक आपकी एक एटीट्यूड है, आप हर चीज को रैशनल तरीके से सोचते हैं, हर चीज को लॉजिकल ढंग से देखते हैं, उसके कॉर्नरस्टोन के रूप में। बिसाइड्स, बिसाइड्स प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन अगर आता है तो सीधा ING लगता है आगे, क्योंकि प्रेपोजिशन अपने बाद में चाहता है ऑब्जेक्ट,
और जब किसी क्रिया को ऑब्जेक्ट बनाने की बारी आती है तो एक ही ऑप्शन होता है कि उसमें आईएनजी लगा दें। तो किसके अतिरिक्त? कॉन्फिडेंस इन्फ्यूज करने के अतिरिक्त, कॉन्फिडेंस बढ़ाने के अतिरिक्त इन द पब्लिक लोगों में। ठीक है, तो क्या कहना चाह रहे हैं? डीसीजीआई, जैसा कि इसने एसईसी के एडवाइस को लिया है, सोचा है, तो डीसीजीआई को क्या करना चाहिए? एड्रेस करना चाहिए जो भी चिंताएं यहाँ पे खड़ी हुई उन चिंताओं को। और क्या करना चाहिए? रिस्टोर करना चाहिए किस चीज़ को? ट्रांसपेरेंसी के मुद्दे को। और ये मुद्दा रिस्टोर करके कहाँ ले जाना है? ये मुद्दा वहीं जो साइंटिफिक टेम्पर का एक कॉर्नरस्टोन होता है कि हर चीज़ तार्किकता के आधार पर खरी उतरनी चाहिए, तो वैसी चीज़ें होनी चाहिए। किसके अलावा? लोगों में विश्वास जगाने के अलावा। इन्फ्यूज का मतलब फिल करना, भरना। तो ये था आज के इस एडिटोरियल में। अब हम मिलेंगे कल एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स अ लॉट।